ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक डिवाइस है जिसमें इनपुट इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है और आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है और दोनों ही अल्टरनेटिंग फॉर्म में होते हैं। ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मर को वोल्टेज का मान और करंट का मान चेंज करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। उदाहरण के लिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में दिया गया हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जबकि दिया गया लो करंट हाई करंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि दी जाने वाली और मिलने वाली पावर सेम होती है। ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम एक छोटे से वायर का टुकड़ा लें और इसे बैटरी से कनेक्ट कर दें। इससे वायर में करंट फ्लो होगा और उसकी वजह से इस कंडक्टर के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अगर कोई दूसरा वायर का टुकड़ा इस मैग्नेटिक फील्ड की अंदर आता है तो इस वायर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जिसे हम गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन की वजह से देख सकते हैं। लेकिन कुछ देर बाद गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कंडक्टर स्थिर हैं, जिसकी वजह से दूसरे कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा। इस प्रक्रिया को डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं और यह तब भी संभव है जब हम पहले कंडक्टर में से बैटरी को हटा दें, क्योंकि बैटरी के हटाने से करंट फ्लो होना बंद होगा, जिससे मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होकर ज़ीरो होने की कोशिश करेगी और सेकंड कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के कम होने का विरोध करेगा, जिससे अगेन इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। इसी प्रकार से हम बैटरी को विपरीत दिशा में लगाएंगे, जिससे पिछली बार से विपरीत दिशा में करंट फ्लो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड फिर से बनेगी और दूसरे वायर में पिछली बार से दूसरी दिशा में करंट फ्लो होगा। यानी जब भी करंट चेंज होने की कोशिश करेगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और दूसरे वायर में करंट इंड्यूस होगा। यानी अगर हम एसी करंट अप्लाई कर दें जो हमेशा चेंज होता रहेगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती रहेगी और दूसरे कंडक्टर में भी करंट इंड्यूस होता रहेगा। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। हम कह सकते हैं इन दोनों ही कंडक्टर के बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग को दो तरीके से और भी मजबूत करा जा सकता है। जैसे कि पहला तरीका है, दोनों तरफ हम वायर का यूज ना कर कॉइल्स का यूज करें, और दूसरा तरीका यह है कि हम इन दोनों कॉइल्स के बीच में मैग्नेटिक कोर रख दें, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ मिलेगा और मैग्नेटिक फील्ड आसानी से बन पाएगी। जैसा कि हम इस उदाहरण में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड की कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, जिसे हम प्राइमरी कॉइल भी कहते हैं, और राइट साइड की कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और इसे हम सेकेंडरी कॉइल भी कहते हैं। इस केस में ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा और दूसरी तरफ जो वोल्टेज इंड्यूस होगा V आउट, यह ज़्यादा होगा दिए गए वोल्टेज V इन से, जबकि करंट रिड्यूस हो जाएगा एंड पावर कांस्टेंट रहेगी। इसी प्रकार जब प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, तब यह ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाता है और सेकेंडरी साइड इंड्यूस हुआ वोल्टेज V आउट कम होता है दिए गए वोल्टेज V इन से। वास्तविक ट्रांसफॉर्मर में जिस कोर का इस्तेमाल करा जाता है वह ठोस नहीं होती, यह बहुत सारी मेटल्स की शीट से मिलकर बनी होती है।
जिन्हें लैमिनेशंस भी कहा जाता है। इस प्रकार की बनावट को एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, जो कि कोर के अंदर होता है। जब कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बदलती रहती है, क्योंकि कोर का इस्तेमाल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को लो रिलक्टेंस पाथ देने के लिए ही किया जाता है, लेकिन कोर के अंदर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगता है, जिससे हीट उत्पन्न होती है और एनर्जी लॉस होती है, जिससे ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी कम हो जाती है। यह सर्कुलेटिंग करंट कोर के अंदर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि कोर खुद भी बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में साइनसॉइडल करंट दिया जाता है। इस पावर लॉस से बचने के लिए ही कोर को लेमिनेट करा जाता है। यह लेमिनेशन हाईली परमिएबल मटेरियल की बनी होती है, यानी कि सिलिकॉन स्टील। पतली शीट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वह करंट के फ्लो को अपोज करता है और इससे सर्कुलेटिंग करंट कम हो जाता है। लेमिनेशन की मोटाई 0.25 mm से लेकर 5 mm तक हो सकती है, और क्योंकि स्टील एक अच्छा चालक है, जिसकी वजह से इन लेमिनेशंस को भी आपस में इंसुलेट करा जाता है, जिसके लिए हम वार्निश की एक पतली लेयर का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हमने ट्रांसफार्मर की जिस बनावट को समझा, इसमें एक प्रॉब्लम है कि दोनों ही कॉइल एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, जिसकी वजह से दोनों कॉइल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक कपलिंग काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी भी कम हो जाती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कोर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार होता है। इसमें सेंट्रल लिंब के ऊपर दोनों ही वाइंडिंग को बांधा जाता है, जिससे दोनों ही कॉइल्स के बीच में मैग्नेटिक कपलिंग काफ़ी बढ़ जाती है और ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी भी बढ़ जाती है। आशा करते हैं कि अब आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार कार्य करता है। हम ट्रांसफार्मर को और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियोस में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।